नमस्ते मेरे दोस्त, और फिर से स्वागत है नीट फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 3 और आज मोशन आखिरकार सीधी रेखा छोड़ देता है। सोचिए, एक मैदान में फेंकी गई गेंद, बगल में उछाला गया पत्थर, धरती के चारों ओर घूमता एक सैटेलाइट। इनमें से कोई भी एक ही दिशा में नहीं चलता। इन्हें बताने के लिए हमें एक नया औजार चाहिए, वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी जो एक साथ साइज भी रखती है और डायरेक्शन भी। जब राया पहली बार वेक्टर से मिली तो उसने इन्हें साधारण नंबर्स की तरह बरता और उलझ गई। जिस दिन उसने हर वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हिस्सों में बांटना सीखा, प्रोजेक्टाइल्स और सर्कल्स ने उसे डराना छोड़ दिया। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम वेक्टर्स जोड़ना सीखेंगे, उन्हें रिजॉल्व करना और फिर बॉडीज को प्लेन में उड़ाना। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, वेक्टर्स, इन्हें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ से कैसे जोड़ें और किसी एक को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करें। दूसरा, वेक्टर्स को गुणा करने के दो तरीके, डॉट प्रोडक्ट जो एक स्केलर देता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो एक नया वेक्टर देता है। तीसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका रेंज, इसकी मैक्सिमम हाइट और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब एक ही लॉन्च वेलोसिटी से निकलते हैं। चौथा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ और प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और एक पूरा वर्क न्यूमेरिकल, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए उस फर्क से शुरू करते हैं जिससे सब कुछ शुरू होता है। वेक्टर वह क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड b रखती है और डायरेक्शन भी। वेलोसिटी एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। हर एक को एक तीर चाहिए, सिर्फ एक नंबर नहीं। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, एक सादा नंबर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं। मास, टाइम, टेम्परेचर और स्पीड सब स्केलर्स है। ध्यान दीजिए, स्पीड एक स्केलर है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर। यही एक फर्क कई स्टूडेंट्स को उलझा देता है। दो वेक्टर्स जोड़ने के लिए उन्हें हेड टू टेल रखिए, दूसरे की टेल पहले के हेड पर बैठे और बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत तक खींचा गया तीर उनका जोड़ है। और सबसे गहरी चाल, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल के साथ और एक वर्टिकल के साथ। अर्जुन ने प्लेन को सच में उसी दिन समझा जिस दिन उसने हर वेक्टर को इसी तरह रिजॉल्व करना शुरू किया। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें वेक्टर्स की पूरी ग्रामर छिपी है। ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड पर रखिए और जो एक साइड इस ट्रायंगल को बंद करती है वही रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ यही बात दूसरी तरह कहती है। दोनों वेक्टर्स को एक साझा बिंदु से खींचिए, पैरेललोग्राम पूरा कीजिए और उस बिंदु से जाने वाला डायगोनल ए और बी का रिजल्टेंट आर है। उस रिजल्टेंट का साइज उनके बीच के एंगल के कोसाइन से आता है। यह है स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2 अब बी कोसाइन थीटा। जब दोनों एक ही दिशा में हो, रिजल्टेंट सबसे बड़ा, उल्टी दिशा में हो तो सबसे छोटा। और रेजोल्यूशन उल्टी चाल है। एक अकेला वेक्टर आर एंगल थीटा पर बन जाता है आर कोसाइन थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ और आर साइन थीटा वर्टिकल के साथ। प्रायर ने प्लेन के लगभग हर सवाल को बस पहले रिजॉल्व करके फिर सोचकर हल करना सीख लिया। अब दो वेक्टर्स को गुणा करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं और नीट दोनों पूछता है। डॉट प्रोडक्ट है a टाइम्स b टाइम्स उनके बीच के एंगल का कोसाइन और जवाब एक सादा नंबर होता है, एक स्केलर। यह बताता है कि एक वेक्टर कितना दूसरे के साथ पड़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट है a टाइम्स b टाइम्स उस एंगल का साइन और इस बार जवाब खुद एक नया वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर की ओर इशारा करता है। दो काम की जांचें। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि 0 का साइन 0 है और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि 90 डिग्रीज का कोसाइन 0 है। और ये कहाँ आते हैं? वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, जबकि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट्स है। रोहन ने इसे सरल याद रखा। डॉट एक नंबर के लिए, क्रॉस एक नई डायरेक्शन के लिए।
अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं धीरे धीरे मंक के तरीके से। एक गेंद जमीन से 30 डिग्री ऊपर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है और हम जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड लेते हैं। हमें चाहिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेंज और इसकी मैक्सिमम हाइट। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। लॉन्च स्पीड यू है 20 मीटर पर सेकंड, एंगल है 30 डिग्री और जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। दिया हुआ डेटा लिखना कभी मत छोड़िए। स्टेप 2 वेलोसिटी को रिजॉल्व कीजिए। हॉरिजॉन्टल हिस्सा है u टाइम्स कोसिन 30 लगभग 17.3 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल हिस्सा है u टाइम्स साइन 30 जो 10 मीटर पर सेकंड है। स्टेप 3 टाइम ऑफ फ्लाइट यह है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g यानी 2 गुना 10/10 जो हवा में 2 सेकंड्स देता है। स्टेप 4 रेंज है u स्क्वायर्ड साइन ऑफ ट्वाइस द एंगल ओवर g यानी 400 टाइम्स साइन 60/10 जो लगभग 34.6 मीटर देता है। स्टेप 5 मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा ओवर 2g यानी 400 टाइम्स 0.25/20 जो 5 मीटर देता है। रिजॉल्व, फिर टाइम, रेंज, हाइट, यही रास्ता हर प्रोजेक्टाइल को हल कर देता है जो नीट लग सकता है। चलिए प्रोजेक्टाइल की तस्वीर को पक्का कर लेते हैं क्योंकि नीट हर साल इस पर लौटता है। राज ये है कि लॉन्च वेलोसिटी को एक स्टेडी हॉरिजॉन्टल हिस्से में बांटिए जो कभी नहीं बदलता और एक वर्टिकल हिस्से में जिसे ग्रेविटी धीमा करती है, रोकती है और उलट देती है। दोनों डायरेक्शंस को बिल्कुल अलग अलग संभालिए। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा ओवर g। यह सिर्फ वर्टिकल मोशन से तय होता है, ऊपर उठने और वापस गिरने का समय। मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा ओवर 2g जो आग के बिल्कुल शिखर पर पहुंचती है जहां वर्टिकल वेलोसिटी पल भर के लिए 0 होती है। और हॉरिजॉन्टल रेंज है u स्क्वायर्ड साइन ऑफ ट्वाइस द एंगल ओवर g। यह 45 डिग्री पर सबसे बड़ा होता है और किन्हीं 2 एंगल्स के लिए बराबर आता है जिनका जोड़ 90 हो। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। 1 तीनों प्रोजेक्टाइल रिजल्ट्स ठंडे दिमाग से याद रखिए। रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट हर एक u, थीटा और g के रूप में लिखा हुआ। 2 रेंज 45 डिग्री पर सबसे बड़ा होता है और 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बिल्कुल बराबर जैसे 30 और 60। 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर्ड ओवर r और यह हमेशा केंद्र की ओर इशारा करती है, कभी मोशन के साथ नहीं। 4 हमेशा रिजॉल्व कीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस को 2 अलग 1 डायमेंशन सवालों की तरह मानिए जो सिर्फ टाइम साझा करते हैं। 5 प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, एक बॉडी की वेलोसिटी माइनस दूसरी की वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन उतनी ही मायने रखती है जितनी इसका साइज। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पहला असर्शन प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। रीजन ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है। राया की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट अलग जांचिए फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है? हाँ। रीजन ट्रू है? हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बदलने वाला कुछ नहीं। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन 30 और 60 डिग्री के लॉन्च एंगल्स के लिए रेंज बराबर है। रीजन रेंज एंगल के दुगने के साइन पर निर्भर करता है और वे दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी है। दोनों ट्रू है और रीजन ही असली वजह है। साइन 60 और साइन 120 बराबर है। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। तीसरा असर्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड लगातार बदलती है। रीजन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन केंद्र की ओर इशारा करती है। पहले रीजन जांचिए
ट्रू, यह अंदर की ओर इशारा करती है, लेकिन असर्शन फॉल्स है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा ओवर जी सिर्फ वर्टिकल मोशन से तय। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g पाथ के शिखर पर पहुंची हुई। हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर्ड साइन ऑफ ट्वाइस द एंगल ओवर g 45 डिग्री पर सबसे बड़ा। और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन b स्क्वायर ओवर r हमेशा सर्कल के केंद्र की ओर इशारा करती हुई। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो प्रोजेक्टाइल मैप अब आपका होने लगा है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, रेंज तब सबसे बड़ा होता है जब लॉन्च एंगल 45 डिग्री हो। तो कितने सही हैं दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सच में कांस्टेंट रहती है क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता, और रेंज सच में 45 डिग्री पर चरम पर होता है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, फिर भी वेलोसिटी वेक्टर घूमता रहता है, इसलिए वह कभी कांस्टेंट नहीं होता। स्पीड को वेलोसिटी से बदल देना ही नीट का ट्रैप है, और अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। दो मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि स्पीड तय है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। कितना नेचुरल लगता है, कांस्टेंट स्पीड तो कुछ बदल ही नहीं रहा, है ना? अर्जुन महीनों तक यही मानता रहा, लेकिन सच ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन घूमती रहती है, और बदलती डायरेक्शन एक बदलती वेलोसिटी है। इसलिए हमेशा एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होती है जो केंद्र की ओर इशारा करती है। मिथ 2, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन हवा में उड़ते हुए धीमी हो जाती है। जरूर गेंद बगल में भी स्पीड खोती होगी, है ना? सच, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लॉन्च से लैंडिंग तक बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। सिर्फ वर्टिकल हिस्सा बदलता है ग्रेविटी से खींचकर। दोनों डायरेक्शंस को अलग रखिए और आप कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वो प्रोजेक्टाइल मैप जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर सबसे बड़ा होता है? 45 डिग्री। क्वेश्चन 2, अगर u साइन थीटा 10 मीटर पर सेकंड है और g 10 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u साइन थीटा ओवर g, जो 2 सेकंड्स है। क्वेश्चन 3, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर 5 मीटर रेडियस के सर्कल में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर्ड ओवर r, यानी 100/5, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। क्वेश्चन 4, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0, क्योंकि 90 डिग्रीज का कोसाइन 0 है। और क्वेश्चन 5, उसी u साइन थीटा 10 और g 10 के लिए मैक्सिमम हाइट क्या है? u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, जो 5 मीटर्स है। अगर ये जल्दी आ गए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी। इन्हें हेड टू टेल जोड़िए या पैरेललोग्राम लॉ से। कोई भी वेक्टर रिजॉल्व हो जाता है r कोसिन थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ और r सिन थीटा वर्टिकल के साथ। दोनों डायरेक्शंस को हमेशा अलग मानिए। प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सब लॉन्च वेलोसिटी के कंपोनेंट्स से निकलते हैं। रेंज 45 डिग्री पर सबसे बड़ा होता है और किन्हीं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बराबर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमेशा एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चाहिए, v स्क्वायर्ड ओवर r, जो केंद्र की ओर इशारा करती है। और अगली क्लास सबसे हाईएस्ट यील्ड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन
फोर्स, फ्रिक्शन और फ्री बॉडी डायग्राम। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, मोशन ने सीधी रेखा छोड़ दी और आप उसके पीछे प्लेन में चले गए। शायद ये सिर्फ तीर और कुछ प्रोजेक्टाइल फॉर्मूलास लगे हो, लेकिन ये समझ लीजिए, आज जो आदत आपने बनाई, हर वेक्टर को उसके हिस्सों में बांटना और हर डायरेक्शन को अलग से चलाना, यही आदत मैकेनिक्स, सर्किट्स और फील्ड्स सबको हल करती है। रैया, अर्जुन, प्राया और रोहान सबने अपने पहले वेक्टर से जूझा था, ठीक जैसे शायद आपने, और फिर वह समझ में आ गया और कभी धोखा नहीं दिया। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात एक प्रोजेक्टाइल बनाइए और उसका रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट धीरे से एक बार लेबल कीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।